नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप पूनिया क्लिक कॉन्सेप्ट पे आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक होगा इंडियन फोर्सेस। इस टॉपिक को हम बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और इसको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करता हूं और टू द पॉइंट चलेंगे। हम ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा इंडियन फोर्सेज के जो सबसे पहला पार्ट है वो है इंडियन आर्म्ड फोर्स। ठीक है, इंडियन आर्म्ड फोर्स की मैं बात करूंगा तो इंडियन आर्म्ड फोर्स है, ये जो फोर्सेज है, जो इसके अंदर 4 फोर्सेज आते हैं मेनली, तो ये चारों फोर्सेज है वो रक्षा मंत्रालय डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। एक पॉइंट इसमें ध्यान रखिए कि हमारे जो रक्षा मंत्री हैं वो है श्री राजनाथ सिंह। ठीक है, नेक्स्ट है, इन्हें एक्सटर्नल या बाहरी थ्रेट से डील करने के लिए बनाया गया है। जैसे कि ये शांति काल में इतनी एक्टिव नहीं रहती, जिस टाइम हमारे देश में युद्ध छिड़ जाता है या युद्ध की स्थिति होती है उसी टाइम ये मोस्टली एक्टिव होती है। ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा कि ये फोर्सेज होती है, मेनली 4 टाइप की फोर्सेज होती हैं और इससे क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इनके डे के बारे में, इनकी स्थापना कब हुई थी, स्टैब्लिशमेंट के बारे में, ये इनके जो अभी प्रेजेंट में इनके चीफ कौन है। ठीक है, तो ये मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला है हमारा इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी जो स्टैब्लिश हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1895 में। ठीक है, और इसका जो हम डे बनाते हैं वो मनाया जाता है 15 जनवरी को। इसमें आप ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना तो 1 अप्रैल को हुई थी, लेकिन ये हम डे जो बनाते हैं इसका 15 जनवरी को क्यों बनाते हैं, क्योंकि इसी दिन KM करियप्पा जो हमारे फर्स्ट इंडियन थे, इसके चीफ बने थे 15 जनवरी 1949 को। तो इन्हीं की याद में हम जो हमारा आर्मी डे है वो 15 जनवरी को बनाते हैं। तो इसके प्रेजेंट में मैं अगर चीफ की बात करूं तो इनके प्रेजेंट में चीफ है मनोज मुकुंद नरवाने। इसके हेडक्वार्टर की मैं बात करूं, इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है इंडियन नेवी। इंडियन नेवी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 26 जनवरी 1950 को और जो हम डे बनाते हैं वो 4 दिसंबर को इसका डे बनाते हैं। तो ये भी आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि इस्टेब्लिशमेंट तो इसका 26 जनवरी को हुआ था, लेकिन ये जो हम इसका डे बनाते हैं वो 4 दिसंबर को क्यों बनाते हैं। तो इसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि 4 दिसंबर को हम इंडिया में 4 दिसंबर 1971 के टाइम एक ऑपरेशन हुआ था ट्राइडेंट। इसमें क्या हुआ था कि हमारी नेवी ने जो पाकिस्तान की 4 जो बड़े जहाज थे उनको डुबो दिया था। तो उसी के शौर्य को याद करने के लिए हम ये 4 दिसंबर को हमारा ये इंडियन नेवी डे बनाते हैं। ठीक है, इसके मैं प्रेजेंट में अगर प्रेसिडेंट की मैं बात करूं या चीफ की इसकी बात करूं तो इसके जो प्रेजेंट में जो चीफ है वो है श्री राकेश कुमार भदौरिया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं राकेश कुमार भदौरिया। और इसके हेडक्वार्टर की मैं बात करूं तो ये आपका है न्यू दिल्ली में। ठीक है, अगला जो मैं बात करूंगा IAF इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को और जो इसका दिवस बनाया जाता है, इसमें एक पॉइंट नेवी में वाले में ध्यान रखिए कि इसको थोड़ा याद करने की ट्रिक बता देता हूं। जैसे नेवी में कितने वर्ड है, एक नेवी में NAVY 4 वर्ड है, तो ये भी 4 दिसंबर को बनाया जाता है। तो NAVY इसको 4 दिसंबर से ऐसे रिलेट करके आप इसका डे याद कर सकते हो। अब इंडियन एयरफोर्स की मैं बात करूंगा तो इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। तो इसमें आप एक पॉइंट ध्यान रखिए कि जैसे 8 से आप एयरफोर्स कंपेयर करोगे तो AIR 3 वर्ड हो गए, FORCE 5 वर्ड हो गए, तो 3 और 5 8, तो 8 अक्टूबर आपको ऐसे रिलेट करके इसको आप याद कर सकते हो। इसमें प्रेजेंट में मैं इसकी प्रेसिडेंट की अगर मैं बात करूंगा तो इंडियन एयरफोर्स के जो प्रेसिडेंट हैं आपके वो है राकेश कुमार भदौरिया। ये थोड़ा ऊपर आप यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए, क्योंकि ये राकेश कुमार भदौरिया जो है आपके इंडियन एयरफोर्स के हैं। इंडियन नेवी के जो प्रेजेंट में है वो एडमिरल करमवीर सिंह। ये थोड़ा यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, मैंने थोड़ा कुछ। इसका हेडक्वार्टर की मैं बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगली जो है हमारी आर्म्ड फोर्स, इंडियन आर्म्ड फोर्स के अंदर आएगी वो है इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड जो स्टैब्लिश हुई थी वो 1 फरवरी 1977 को हुई थी और जो इसका दिवस बनाया जाता है, इंडियन कोस्ट गार्ड डे बनाया जाता है, वो 1 फरवरी को बनाया जाता है। अगर इनके प्रेजेंट में प्रेसिडेंट की बात करूं तो इसके कृष्ण स्वामी नटराजन, आपको ध्यान रखना है, इसके कृष्णा स्वामी नटराजन। अगर इसके हेडक्वार्टर की मैं बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। ठीक है, तो हमारा इसमें पहला पार्ट हो गया है। हमने ये इसका पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया, इंडियन आर्म्ड फोर्स कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा पार्ट होगा CAPF। ठीक है, CAPF की फुल फॉर्म की मैं बात करूं तो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। तो
तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। आपको पॉइंट ध्यान रखना है, बहुत से एग्जामों में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि सीएपीएफ के जो अंदर अब है वो फोर्सेस, सारी फोर्सेस आती है, वो कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आती है, तो होम अफेयर्स के अंदर अंतर्गत आती है। और एक पॉइंट ये भी ध्यान रखिए, हमारे होम मिनिस्टर कौन है, श्री अमित शाह जी, ठीक है। और सीएपीएफ मेनली 5 टाइप्स की होती है। ये 5 टाइप कौन कौन से है, यही हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें पहला जो टाइप है वो है बीएसएफ। इस बीएसएफ होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। और जो बीएसएफ की स्थापना की गई थी वो 1965 में की गई थी। इसके पीछे एक रीजन है 1965 में करने का, क्योंकि इस टाइम 1965 में इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो उसी के बाद में ये फोर्सेस बना दी गई थी, ठीक है। और इसका जो मेन काम होता है इंडो पाक बॉर्डर पे इसकी सुरक्षा करना, और ये 2 बॉर्डर पे मेनली सुरक्षा करती है, एक तो इंडो पाक पे और दूसरी करती है इंडो बांग्लादेश पे। बीएसएफ का मेनली 2 काम होते हैं। और ये पीस टाइम में बॉर्डर पे सुरक्षा करती है, मैंने अभी बताया था आपको, क्योंकि जब वार टाइम होता है तो वार टाइम में हमारी आर्म्ड फोर्स काम करती है, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, वो तीनों, ठीक है। और जो इसके चीफ होते हैं उनको हम डायरेक्टर जनरल भी कहते हैं, तो इनके राकेश अस्थाना जी है और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ठीक है। अगला जो हमारा होगा सीएपीएफ का जो पार्ट है वो है आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इसकी स्थापना हुई थी 1962 में। और ये क्या करता है, इंडो और चाइना बॉर्डर की सुरक्षा करने का इसका काम होता है। अगर मैं इसके वर्तमान में इसके चीफ की मैं बात करूं, एक पॉइंट आपको ऊपर यह भी ध्यान रखना है कि इंडो पाक बॉर्डर है, इसका आप थोड़ी आपको पता होगा कि आपको थोड़ा इसका दूरी ध्यान रखना है कि इंडो पाक बॉर्डर की जो लेंथ है वो है आपकी यहाँ पे 3323 किलोमीटर, ठीक है। अब बचपन में एमबी वाला आपने ट्रिक पढ़ा होगा, तो उसी से आप इसको याद कर सकते हो कि कौन से देश का हमारे साथ बॉर्डर लगता है। सबसे ज्यादा जो बॉर्डर लगता है वो बांग्लादेश का लगता है, वो लगता है हमारा इसमें 4096 किलोमीटर। यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगर मैं टोटल बात करूं, ठीक है, टोटल भी आप एक साइड में लिख लीजिए। टोटल जो आपका बॉर्डर लगता है वो लगता है 15,106 किलोमीटर। ये आपका लैंड बॉर्डर है, सी बॉर्डर की मैं बात नहीं कर रहा, ये लैंड बॉर्डर लगता है। सबसे ज्यादा लगता है बांग्लादेश से, फिर उसके बाद चीन से, फिर उसके बाद पाकिस्तान से, ठीक है। तो बचपन में एमबी वाली ट्रिक आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। ये इंडो चाइना बॉर्डर पे आपकी बॉर्डर की आपकी सुरक्षा करता है। अगर इसमें बॉर्डर की कुल आपकी लंबाई की मैं बात करूं तो ये 2nd नंबर पे है, ये आपके बांग्लादेश के बाद। अगर इसकी मैं चीफ की बात करूं, आईटीबीपी के चीफ की बात करूं, तो आईटीबीपी के चीफ को हम क्या कहते हैं, डायरेक्टर जनरल कहते हैं। ये है एसएस देसवाल, और इसके हेडक्वार्टर कहां पे है आपका, न्यू दिल्ली में, ठीक है। आगे जो हमारा थर्ड होगा वो है एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल। इसकी स्थापना हुई थी 1963 में। ये करता है इंडो नेपाल बॉर्डर की सुरक्षा करता है, और इसके साथ साथ इंडो भूटान बॉर्डर की भी सुरक्षा करता है। अगर इसके चीफ की मैं बात करूं, आपके एसएसबी के चीफ अभी एट प्रेजेंट रजनीकांत मिश्रा जी, ठीक है। अगर इसके हेडक्वार्टर की मैं बात करूं तो ये है न्यू दिल्ली। आगे वाला जो हमारा पॉइंट होगा वो है सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की स्थापना है जो मेनली 1939 में हुई थी। और इसके जो काम है वो है इंटरनल सिक्योरिटी मेंटेन करना, धार्मिक स्थलों की सुरक्षा करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। ये क्या होता है, जैसे अपने इंटरनल सिक्योरिटी होगी, कहीं पे कुछ दंगे फसाद हो गए, उनको रोकना, या जो धार्मिक स्थल होते हैं। एक पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि धार्मिक स्थलों के लिए तो होता है सीआरपीएफ, ठीक है। और सीआईएसएफ होता है इंडस्ट्रियल, जितने भी अपने कॉम्प्लेक्स हो गए, बिल्डिंग हो गए, पीएससी हो गए, उनकी सीआईएसएफ होता है। तो ये मेनली 2 टाइप का होता है। आरएएफ होता है एक, तो आरएएफ की फुल फॉर्म आपको ध्यान होना चाहिए। आरएएफ की फुल फॉर्म होती है रैपिड एक्शन फोर्स। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है। रैपिड एक्शन फोर्स जो मेनली काम करता है वो क्या करता है, जैसे इंडिया में अपने कहीं पे दंगे हो गए तो उन दंगों को रोकने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स ही इसमें मेन भूमिका निभाता है। कोबरा फोर्स, और दूसरा जो होता है कोबरा फोर्स वो होता है जो नक्सलाइट जो एरिया होता है अपने, वहां पे नक्सलियों को या जो माओइस्ट होते हैं उन सबको दंगे फसाद करने से रोकता है। तो कोबरा की फुल फॉर्म भी आपको याद होना चाहिए। कोबरा की फुल फॉर्म होती है कमांडो
बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसके चीफ की बात करूं, सीआरपीएफ के चीफ एट प्रेजेंट आपके सीआरपीएफ के जो चीफ हैं वो है कुलदीप सिंह। ठीक है, और जो इसका हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। दोस्तों ये जो हम टॉपिक जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं वो हम टू द पॉइंट पढ़ रहे हैं, और इस टॉपिक में हम इतनी इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि आपको कहीं पे भी दूसरे सोर्सेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको हर जगह हर पूछता रहता है कि कोई भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे हो, चाहे आपका एसएससी का एग्जाम हो, चाहे आपका यूपीएससी का भी एग्जाम हो, उसमें भी पूछता रहता है कि इसका क्या काम होता है, इसकी बीएसएफ का क्या काम है, या एसएसबी का क्या काम है, या आप इंडियन आर्म्ड फोर्स होते हैं उनका क्या काम होता है, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, इनके हेड में प्रेजेंट में इनके प्रेसिडेंट कौन है, ये सारी बातें हम आपको एक ही इस वीडियो में दे देंगे, तो आपको आपके सारे क्वेश्चन है वो बिल्कुल आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, तो आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो पांचवा है वो है सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1969 में। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये बिल्डिंग होती है, पीएसयू की सुरक्षा करना इसका काम होता है। पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होती हैं आपकी, जैसे आईयूसीएल हो गया, या आपके जो बैंक वो भी आपके पीएसयू के अंडर आते हैं, उनकी सिक्योरिटी का काम इनका होता है। जैसे नेशनल म्यूजियम हो गया, फोर्ट हो गए, ईटीसी की जो सिक्योरिटी है इसी का काम होता है। अगर मैं इसके प्रेजेंट में चीफ की बात करूं तो इसके प्रेजेंट में चीफ हैं सुबोध कुमार जायसवाल जी। इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है। तो मेनली सीएपीएफ के हमने पांचों पार्ट पढ़ लिए हैं, लेकिन जो होम मिनिस्ट्री है उसके अंडर हमारे दो फोर्सेज और आते हैं, तो ये फोर्सेज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये हालांकि सीएपीएफ के अंडर नहीं आते, लेकिन ये होम मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं, तो आपको ये दो फोर्सेज भी याद रखना है। इसमें जो 6 नंबर आप कह सकते हो या फर्स्ट कह सकते हो, इसमें असम राइफल्स है। असम राइफल्स की जो स्थापना की गई थी वो 1835 में की गई थी। ये क्या है, ये क्वेश्चन यूपीएससी तक में बहुत बार पूछा गया, यूपीएससी या एसएससी कोई भी एग्जाम हो बहुत बार पूछा गया है कि ओल्डेस्ट सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज अपने इंडिया की कौन सी है, वो है असम राइफल्स। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट एंड इंडो म्यांमार, ये नॉर्थ ईस्ट जो अपने नॉर्थ ईस्ट में स्टेट है, जैसे मेघालय हो गया, असम, नागालैंड, ये सात स्टेट हैं, उनकी सुरक्षा के लिए जो 7 सिस्टर है, और आपका सिक्किम 7 सिस्टर में नहीं आता, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। तो नॉर्थ ईस्ट और इंडो म्यांमार बॉर्डर की सुरक्षा के जो काम है वो असम राइफल्स का है, और ये आपको ध्यान रखना है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। अगर मैं इसके प्रेजेंट में डायरेक्टर जनरल की मैं बात करूं तो इनके डायरेक्टर जनरल है एसएस सांगवान। और इसका हेडक्वार्टर की मैं बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर सबसे थोड़ा अलग ही है, क्योंकि बाकी सबका तो न्यू दिल्ली में, लेकिन इसका हेडक्वार्टर है शिलोंग। शिलोंग आपको सबको पता होगा कि मेघालय की राजधानी शिलोंग है, तो वहीं पे इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, आगे मैं इस पॉइंट की बात करूंगा। आगे हमारा पॉइंट है एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब ये होता है कि ये संविधिक बॉडी है। ठीक है, मतलब ये इसका असंवैधानिक बॉडी इसको कह सकते हो, कि इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं करा हुआ, ये सिर्फ बिल पास करके एक बॉडी बनाई गई है सरकार द्वारा, तो वो स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। ये काउंटर टेररिज्म, ये टेररिज्म के अगेंस्ट काम करती है। जैसे ये आपके एंटी हाईजैकिंग भी है, जैसे कोई प्लेन हाईजैक हो गया तो उसके लिए उनको सिक्योरिटी हाईजैक से उस प्लेन को वापस छुड़वाना, तो ये एनएसजी का काम होता है। ये एक्सेप्शनल सिक्योरिटी गार्ड होते हैं और ये अंडर होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है। अगर मैं प्रेजेंट में एनएसजी के आपके चीफ की बात करूं या डायरेक्टर जनरल की बात करूं तो इसके अनूप कुमार सिंह, आपको ये ध्यान रखना है। ये आपके चीफ है या डायरेक्टर जनरल है, जितने बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ढंग से पूरा याद होना चाहिए। इसके हेडक्वार्टर की मैं बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है, अब हमारी ये सीआरपीएफ वाला टॉपिक खत्म हो गया है। अब इसके बाद कुछ अदर फोर्सेज हैं जो आपको अच्छी तरह से मतलब पता होने चाहिए, जो एग्जाम में भी आपके बहुत बार पूछा जाता है कि इसका काम क्या है। ठीक है, और इसके हेड प्रेजेंट में हेड कौन है। तो सबसे पहला है हमारे स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप आपने बहुत कम ही सुना होगा, क्योंकि इतना न्यूज़ में भी नहीं रहता। तो इसका स्पेशल प्रोटेक्शन इस्टेब्लिशमेंट की मैं बात करूं तो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका 1985 में। तो इसका जो काम होता है वो होता है पीएम की सिक्योरिटी का, एंड जो हमारे फॉर्मर पीएम आप कह सकते हो, फॉर्मर पीएम एंड देयर फैमिली,
ठीक है, उनको प्रोटेक्शन देने का काम इनका SPF SPG का होता है। आगे जो हमारा NCB नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आपको पता है कि जितने भी हमारे इंडिया में ड्रग की जो ट्रैफिकिंग होती है या ड्रग से रिलेटेड जितने मामले हैं तो उन पे आपका कंट्रोल करना या उनके खिलाफ कानून बनाना, तो ये सारा काम NCB का होता है। और इसकी स्थापना हुई थी वो 1985 में हुई थी। ठीक है, अगर NCB के मैं चीफ की बात करूं तो NCB के चीफ हैं प्रेसिडेंट में, वो है राकेश अस्थाना जी। आगे जो हमारा पॉइंट है वो है NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये उस टाइम एक्टिव होता है जिस टाइम हमारे देश में कहीं पे डिजास्टर में आ गया या कहीं पे बाढ़ आ गया, कहीं पे तूफान आ गया, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये आपका NDMA आपका होता है। तो ये इस्टेब्लिश करा गया था 2005 में, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आगे मैं बात करूंगा आपका NIA। ठीक है, NIA की फुल फॉर्म होती है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। आपने बहुत बार सुना होगा कि NIA के बारे में बहुत बार सुना होगा। तो NIA के जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था 2008 में। ये 2008 में इसके करने का रीज़न यही है कि जो मुंबई में आपका होटल है, मुंबई होटल में धमाके हो गए थे। उन धमाकों को जो धमाके हो गए थे उसके बाद से ही 2008 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो मेनली काम होता है वो आतंकवाद को रोकना होता है। इसके प्रेजेंट में जो प्रेसिडेंट है वो है YC मोदी जी। YC मोदी है, आपको ये ध्यान रखना है, नरेंद्र मोदी नहीं है। नेक्स्ट जो मैं बात करूंगा वो है ED की फुल फॉर्म होती है द डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, या आपको एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट भी इसको कह सकते हो। ये जो इसका मेन काम होता है, ये बड़े लेवल पे कहीं पे फाइनेंशियल इरेगुलरिटी हो गई हो या बड़े लेवल पे फाइनेंशियल किसी ने घोटाला कर दिया हो तो उसी की जांच करना या उसी को कॉम्बैट करने का काम ये ED का होता है। जैसे नीरव मोदी का केस था, आपके विजय माल्या का केस था, तो वो ED के अंडर आते हैं इतने बड़े बड़े केस। इसकी मैं इस्टेब्लिशमेंट की बात करूं तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट हो गई थी 1956 में। और इसके जो प्रेजेंट में चीफ हैं आपके वो हैं संजय कुमार मिश्रा जी। ठीक है, आगे मैं बात करूं CBI तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, आप सब लोगों को पता ही है। और ये CBI का काम आप सब लोगों को पता है कि कहीं पे घोटाला हो गया या कहीं पे कोई घूसखोर या ब्राइबरी के जितने मामले या छोटे मोटे जितने भी मामले आते हैं या किसी केस में आपको CBI जांच करानी तो उसको अच्छी तरह से जो जांच करती है वो CBI से करवाते हैं। अगर CBI की इस्टेब्लिशमेंट की बात करूँ तो CBI इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1963 में। इसके हेडक्वार्टर की बात करूँ तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। अब ये अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन। तो ये आप मेरे को बताइए कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इनके जो मंत्री कौन है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन के। अगर मैं चीफ की बात करूं CBI की चीफ की बात करूं तो CBI के चीफ हैं ऋषि कुमार शुक्ला। आगे मैं बात करूंगा इंटेलिजेंस एजेंसी। हमारे देश में 2 इंटेलिजेंस एजेंसी, एक तो रो है। तो रो की आपको सबसे पहले तो फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। रो की फुल फॉर्म होती है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ऑफ इंडिया। इसकी इस्टेब्लिशमेंट की मैं बात करूं तो इस्टेब्लिशमेंट रो का हुआ था 1968 में और इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है। अगर काम की मैं बात करूं तो ये एक्सटर्नली वर्क करता है। बाहरी जो अपने भी जितने भी जासूस छोड़ रखे हैं इंडिया ने उनको कंट्रोल करना, या बाहरी विदेशों में जितने भी इंडिया के खुफिया काम हो रहे हैं उन सब की एक्सटर्नली जो जितने भी काम करना होता है दूसरे देशों में। जैसे पाकिस्तान में इंडिया की एंटी कुछ उसमें कोई साजिश हो रही है तो उसको कॉम्बैट करने का काम ये सारी आपके रो के होते हैं। ये इंडिया की खुफिया एजेंसी है। तो ये अंडर आती है PMO प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर आती है। और इसके में प्रेजेंट में मैं आपके रो के जो चीफ हैं वो है सामंत गोयल। ठीक है, और नेक्स्ट जो मैं बात करूंगा वो है IB इंटेलिजेंस ब्यूरो। ठीक है, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो जो स्टेब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था 1887 में।
और इसके हेडक्वार्टर की मैं बात करूं, इसके हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में ही है। और काम क्या होता है इसका, इंटरनली वर्क करना होता है। ये मेनली आईबी बनाया गया था उस टाइम, अपने जो फ्रीडम फाइटर थे उनको उनकी सारी गतिविधियों पर ध्यान रखने के लिए आईबी बनाया गया था, लेकिन अभी अपने इंडिया में इसका बहुत अच्छी तरह से यूज़ हो रहा है। और इसके जो ये होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है। और इसके चीफ की मैं बात करूं, जो प्रेजेंट में इसके चीफ हैं वो है अरविंद कुमार जी। ठीक है, आगे वाला जो हमारा नेक्स्ट थोड़ा सा पार्ट बच गया है वो है रिजर्व ट्रूप्स। ठीक है, रिजर्व ट्रूप्स की बात करूंगा। ये प्रोफेशनल फोर्स का पार्ट नहीं है, बट युद्ध काल में सेवा के लिए इनको बुलाया जा सकता है। तो इसमें एनसीसी होता है, नेशनल कैडेट कोर्प्स, जो आप सब लोग स्कूल में किसी ने बॉसों ने करा होगा। तो वही होता है कि ये ट्रेनिंग देते हैं मेनली यूथ को, स्कूल कॉलेजेस में इनका मेन होता है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। और इसकी स्थापना बहुत बार एग्जाम में पूछा, 1948 में हुई थी, 15 जुलाई 1900। इसका डे भी पूछ लेता है कि आपका एनसीसी डे कब होता है, 15 जुलाई होता है। नेक्स्ट जो हमारा एनएसएस है, नेशनल सर्विस स्कीम, तो इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। ये आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो मेरे को ये पॉइंट बताना चाहूँगा कि जो हमारे प्रेजेंट में मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट है वो किरण रिजिजू है, अरुणाचल प्रदेश से, जो लोकसभा सीट से चुनकर आते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और मैंने इस टॉपिक में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। आपको पूरी यूट्यूब पे कहीं पे इतनी इन्फॉर्मेशन एक साथ नहीं मिलेगी, तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये पढ़ना है। और इसके जो नोट्स हैं, अगर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको नोट्स है वो प्रोवाइड करवा दूंगा कमेंट में ही, डिस्क्रिप्शन में आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप अपनी राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसी के साथ हम यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।